फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर 6 के रूल 12 से लेकर के रूल 18 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल 12 कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन, विवक्षित संविदा या संबंध। इसके बारे में रूल 12 बात करता है। रूल 12 में कहा गया कि जब कई पत्रों के द्वारा, मतलब कई पत्र या पत्रों की बात हो, कई पत्रों की बात हो या कई बार वार्तालापों की बात हो, घटना कई बार बातचीत हो, कई बार या तो कई बार परिस्थितियां बने, मतलब कई बार उस वाद में पत्र व्यवहार हुआ हो, कई बार वार्तालाप हुए हो या कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हो, तो हमें उन सब को डिटेल से दावे में, प्लीडिंग में वर्णन नहीं करना चाहिए। हमें उनके सार को संक्षिप्त में ही वर्णन करना चाहिए। इस बारे में रूल 12 कहता है कि 10 बार लेटर पत्रों का आदान प्रदान हुआ, 10 बार वार्तालाप हुई या 10 बार ऐसी परिस्थितियां हुई, तो 10 बार का डिटेल उसमें नहीं दिया जाएगा, उसको संक्षिप्त में, सार में दिया जाएगा। ये बात रूल 12 कहता है। रूल 13 कहता है प्रिज्यूम्पशन ऑफ लॉ। रूल 13 कहता है विधि की उपधारणाएं। जो प्रिज्यूम्पशन ऑफ लॉ है वो क्या होगा, तो इसमें कहा तथ्य की बात, मतलब वही बात लिखी जाएगी जो विधि के रूप में उसके हक में हो, जो लाभ बताती हो कि वह बात वही लिखेगा, वह व्यक्ति वही बात लिखेगा जो विधि के अनुसार उसके हक में हो, और जो दूसरा पक्ष हो वह उसको सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर रहेगा। सबूत का भार वादी पर है। अगर वादी ने कोई बात लिखा वो विधिपूर्ण है, तो उसको प्रूव करने का भार उस वादी पर है। इसलिए वही बात लिखी जानी चाहिए जो विधिक है। अविधिक बात को नहीं लिखा जाना चाहिए प्लेंट में। इस बात के लिए इसमें कहा गया। अब मान लेते हैं कि कोई चेक बाउंस हो गया, एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कोई चेक बाउंस हो गया। अब हमें कहना है कि पेमेंट उसमें से नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिला ये रिजल्ट है। हमें लॉ क्या कहता है कि हमें इतने अमाउंट की, इस बैंक की, इस चेक की, ये चेक इतने अमाउंट की इस डेट को दी गई थी और इस डेट को ये लगाई गई और ये अनादरित इस वजह से हो गई। अब इसको हम प्रूव कर सकते, बर्डन ऑफ प्रूव कर सकते, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में, चेक है, लगाने की डेट है हमारे पास में, और जो वहां से अनादरित हुई उसकी डेट है हमारे पास, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पास है और वो सब का सब हम प्रूव कर सकते हैं। अब पेमेंट हुआ या नहीं हुआ उसकी बात हमें जब चेक बाउंस हुआ इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो उसके बारे में हमें नहीं लिखना। हमें तथ्य के बारे में जो हमारा लॉ जिसका कहता है वो लिखना है और उसे बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा होगा। इस बात के बारे में ये बात रूल 13 कहता है। अब रूल 14 कहता है प्लीडिंग टू बी साइंड। जो हमारा प्लीडिंग होगा, चाहे वो वाद पत्र हो और चाहे वो जवाब दावा हो, जो प्लीडिंग होगा उसको सिग्नेचर किया जाइए, उसको सिग्नेट किया जाए, उसको सिग्नेचर, हस्ताक्षर उस पे किया जाना चाहिए, उसके हर पन्ने पर उसका हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसी के द्वारा उसको अटेस्ट करना चाहिए। वह व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा या उसका जो प्लीडर है वो हस्ताक्षर कर रहा है, तो वही उसको अटेस्ट भी करेगा, सिग्नेचर करेगा वही जो लॉफुल एजेंट होगा। चाहे वादी करे, चाहे लॉफुल एजेंट करे, चाहे प्लीडर करे, अगर वो सिग्नेचर कर रहा तो वही उसको अटेस्ट भी करेगा। इसका रूल 14 ये कहता है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। रूल इसका 14 कहता है अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। ये बात हो गई रूल 14 की। अब रूल 14 ए कहता है इसका एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। रूल 14 ए कहता है सूचना की तामीला के लिए पता। अब इसमें कहा गया कि
जो प्लीडिंग होगी, जो वाद पत्र होगा, वाद पत्र में पक्षकारों के पते होंगे, उनकी रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा जाएगा और रजिस्टर्ड एड्रेस को नीचे सिग्नेचर किए जाएंगे। प्लीडिंग के स्टार्टिंग में क्या होगा कि पक्षकारों के पते लिखे जाएंगे और उसमें एक रजिस्टर्ड पता के लिए अलग से एक पत्र, अलग से एक पेपर लगाया जाएगा, अलग से एक पन्ने में लिखा जाएगा, जो रजिस्टर्ड एड्रेस कहलाएगा। वो उस पते पर ही उन व्यक्तियों को नोटिस या सूचना भेजी जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर वो कभी परिवर्तित कर देते हैं, एड्रेस चेंज कर देते हैं, तो वही रजिस्टर्ड पता का एक अन्य नया पता लिख करके कोर्ट के सम्मुख देना होगा कि अब उनका वास्तविक पता, नया पता ये है। तो कोर्ट जो भी पत्राचार करना है वो सब उस नए पते पर करेगी। अब अगर केस का निस्तारण हो जाता है, तो उसके 2 वर्षों के बाद तक, जो केस समाप्त हो गया, केस का डिसाइड हो गया, उसके 2 वर्षों बाद तक न्यायालय वही पता मानेगा जो पता रजिस्टर्ड एड्रेस में लिखा हुआ होगा। उसके बाद में उसी पते पर उसे तामीला कराया जाएगा। किसको? पक्षकारों को। अगर पता अधूरा है या गलत है तो न्यायालय उसके वाद को रोक सकता है, वाद के कार्रवाई को रोक सकता है, या प्रतिवादी अगर कोई पता देता है तो उसके जो जवाब दावा है उसको नामंजूर कर सकता है। कब तक? जब तक कि वह करेक्ट और पूर्ण पता न्यायालय के समक्ष नहीं दे देता है, तब तक उसे रोक सकता है। और जैसे ही वह करेक्ट एड्रेस दे देता है, न्यायालय अपने आदेश के द्वारा उस दावे को चालू कर सकता है। अगर जवाब दावा है तो उसे स्वीकार कर सकता है। ये रूल 14 कहता है। अब रूल 15 कहता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग का वेरिफिकेशन। रूल 15 कहता है अभिवचन का सत्यापन। अभिवचन का सत्यापन कैसे होगा? जो तथ्य लिखे गए हैं, किसमें? प्लीडिंग्स में। जो तथ्य लिखे गए हैं उनके नीचे, उन तथ्यों के नीचे उसे क्या किया जाएगा? सत्यापित किया जाएगा। उन तथ्यों के नीचे सत्यापन लिखा जाएगा। सत्यापन में क्या? कि वह व्यक्ति सत्यापित करता है कि इस पैरा से इस पैरा तक उसके नॉलेज में जो जानकारी है उसके अनुसार वो सत्य है, और इस पैरा से इस पैरे तक जो उसको जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार सत्य मानने का कारण है। एक तो उसको नॉलेज से सत्य है, दूसरा जो उसको जानकारी प्राप्त है उस जानकारी के अनुसार उसे सत्य होने की पूर्ण सहमति है कि वह सत्य ही होंगे, तभी उसको वो लिखा है। तो इसको सत्यापित करना, और सत्यापित के नीचे क्या होगा? उसका तारीख और उस जगह का नाम जहां पर यह सत्यापित कर रहा है। मान लेते हैं लखनऊ में कर रहा है तो लखनऊ कचहरी, और कानपुर में कर रहा है तो कानपुर कचहरी, या जिस जगह पर कर रहा है उस जगह का नाम, उस तारीख का नाम डालकर ही हस्ताक्षर करेगा, सत्यापित करेगा। और इस जो व्यक्ति सत्यापित करेगा प्लीडिंग को, वही व्यक्ति उस प्लीडिंग के बेवज में शपथ पत्र देगा। जो व्यक्ति उस प्लीडिंग को, उस दावे को या जवाब दावे को सत्यापित कर रहा है, वही व्यक्ति उस दावे के सपोर्ट में शपथ पत्र भी देगा। ये बात रूल 15 कहता है। अब रूल 16 इसका क्या कहता है? स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। रूल 16 कहता है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, अभिवचन का काट दिया जाना, अभिवचन का काट दिया जाना। तो रूल 16 कहता है कि किसी भी प्रकरण में, मतलब दावे के किसी भी स्टेज पर उसके किसी भाग को काटा जा सकता है और कोई भी भाग ऐड किया जाता है। रूल 16 और 17 में थोड़ा सा अंतर है। रूल 16 कहता है किसी भाग को काटा जा सकता है और कोई भी भाग उसमें जोड़ा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ये बात रूल 16 कहता है कि उसको संशोधित किया जा सकता है और उसको काटा भी जा सकता है। ये रूल 16 की बात आती है। अब रूल 17 इसका कहता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। देखिए अब इसमें आ गया क्या? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग।
रूल 17 कहता है अभिवचन का संशोधन, और रूल 16 क्या कहता है, दावे को काट दिया जाना, उसका पैरा का पैरा हटा दिया जाना, उसका ये पार्ट हटा दिया जाना। अब उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना, और कोई मिस्टेक है तो उसका डिलीट करना। ये बात रूल 17 कहता है, अमेंडमेंट करना। हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, और रूल 16 क्या कर रहा है, उस स्ट्राइकिंग आउट उसको हटा दे रहे हैं या वो नया का नया ऐड कर दे रहे हैं। तो अब रूल 17 कहता है अगर न्यायालय अनुमति देता है, कोर्ट परमिशन देता है, तो कोर्ट के परमिशन से अभिवचन का जो न्याय संगत जो ला कहता है उसके अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। और संशोधित किया गया जो वाद पत्र है, जो संशोधन किया जाएगा वो वादग्रस्त व आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि रूल 17 कहता है कि हम दावे के जो दावा है, अगर प्रार्थना पत्र देते हैं और कोर्ट परमिशन देता है तो उस परमिशन के अनुसार उस दावे के किसी भी जो लॉफुल है उसे संशोधन, उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब रूल इसका 18 कहता है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। रूल 18 कहता है कि आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना। अगर कोई ऑर्डर किया है कोर्ट ने कि इसको संशोधित कर दिया जाए, और वह पक्षकार उसे उस तारीख तक जो कोर्ट ने यदि समय दिया है तो उस तारीख तक संशोधित नहीं कर पाता। अगर समय नहीं दिया है कोर्ट ने तो माना जाता है आदेश से 14 दिन के भीतर उसका संशोधन हो जाना चाहिए। अगर आदेश में लिखा हुआ कि 15 दिन के भीतर या इस तारीख के भीतर तो वो बात हो गई। अगर नहीं लिखा टाइम तो इसको याद करने वाला है कि आदेश से 14 दिन के भीतर, अगर 14 डेज के भीतर उसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है तो फिर उसका संशोधित करने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उसे समय बढ़ाने का कोर्ट से आग्रह करना होगा कि इसे इस कारण से संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए इसको क्षमा करते हुए हमें पुनः संशोधित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। और कोर्ट अगर आगे अनुमति देता है तभी उसमें संशोधन होगा, अदरवाइज संशोधन नहीं होगा। तो अभी रूल ऑर्डर 6 के रूल 12 से लेकर रूल 18 तक जो इजी रूल थे इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि रूल इनमें क्या कहता है। अब प्लीडिंग का एक बहुत अहम ऑर्डर 6 कंप्लीट हो गया। अब ऑर्डर 7 भी प्लीडिंग के बारे में है। ये बॉडी के बारे में थे, अंदर का मैटर क्या होगा, अब फ्रेम ऑफ बॉडी क्या होगा वो हम ऑर्डर 7 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।